वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। इंडियन ज्योग्राफी का एक टेस्ट लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 191। आज डेट हो गई है 10 अगस्त 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 191 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है? कुलधारा, धनुष कोडी, लखपत या फिर चरखारी? कौन सा है जो इनमें से ध्वस्त नगर नहीं है? ध्वस्त नगर नहीं है। कुलधारा ध्वस्त नगर है, धनुष कोडी ध्वस्त नगर है, लखपत ध्वस्त नगर है, लेकिन चरखारी ध्वस्त नगर नहीं है। तो देखिए, ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन बेपरित्यक्त नगर हैं जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए कुलधारा, धनुष कोडी और लखपत ध्वस्त नगर हैं, जबकि चरखारी और देखा जाए तो महोबा, चरखारी जो है महोबा के पास स्थित एक वर्तमान नगर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला इनमें से किस राज्य में स्थित है? केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में। तो देखिए, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूरी पर पंपा है, और वहीं से 4-5 किलोमीटर दूरी पर जो है पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखलाओं के घने वनों के बीच समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सबरीमाला का मंदिर। कभी जाइएगा तो देख कर आना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित स्थलों या स्मारक पर विचार करना है आपको। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई का, मामल्लपुरम और कोणार्क देवता का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य देवता का मंदिर अब बताना है उपरोक्त में से कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल हैं भारत के। बताइए कौन कौन से हैं इसमें। तो ये हैं 4 ऑप्शन, चारों विकल्प भी विद्यमान है डी में। देखिए, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान तो है विश्व धरोहर सूची में। कोणार्क सूर्य मंदिर तो सबसे पहले टिक करिए इसको। मामल्लपुरम भी है और शिवाजी टर्मिनल भी है। तो सारे के सारे हैं, तो चारों के चारों हो गए सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में चारों विकल्प में जो दिए गए हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो है वो गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। इसे विश्व धरोहर सूची में कब 2005 में शामिल किया गया था? बात करें विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, टर्मिनल है, टर्मिनल। तो विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से मशहूर बिल्डिंग का निर्माण जो है 1887-88 में हुआ था, और इस भवन का नाम वर्ष 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। अब देखिए, इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत सूची में जो है 2014 में शामिल किया गया था। 2004 को शामिल किया गया था, 2 जुलाई 2004 को। बात करें मामल्लपुर की, तो मामल्लपुरम जो है पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित भारत का बंदरगाह है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब 1984 में शामिल किया गया था। और कोणार्क मंदिर जो है उसको भी 1984 में शामिल किया गया था, उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? कौन है इनमें जो शक्ति और खाद्य दोनों दे सकता है? नाभिकीय संयंत्र शक्ति दे सकता है लेकिन खाद्य नहीं दे सकता। तापीय संयंत्र शक्ति दे सकता है, खाद्य नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र शक्ति दे सकता है लेकिन खाद्य नहीं। लेकिन बायो संयंत्र जो है, बायोगैस संयंत्र, शक्ति भी दे सकते हैं और खाद्य भी। तो बायोगैस संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों प्रदान करता है। यह ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम के कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा, जिसको बोलते हैं स्पीड पोस्ट, का प्रारंभ कब किया था? 1988 में, 1987 में, 1989 में, 1986 में। कब आया था स्पीड पोस्ट, जिससे आप कराते हो अपने डॉक्यूमेंट्स और फट से पहुंच जाते हैं दूसरे तीसरे दिन में? कब आया था? 88, 87, 89 या 86? तो 1986 में आया था ये। तो भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत मतलब तीव्र गति से स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ किया गया था। ये बेसिक प्रश्न है, वैसे ही पता होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? कौन सा तट है इसमें जो कोची बंदरगाह से संबंधित है? यानी अगर इंडिया का मैप बनाया जाए तो कोची केरल, यानी यहाँ इस तट की बात हो रही है। अब उत्तरी सरकार तट तो इधर का है ना, उड़ीसा उड़ीसा वाला, तो ये तो होगा नहीं। कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु वाला हो गया, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। कोंकण गोवा वाला हो गया, मालाबार हो सकता है, इसका ए है इसका आंसर। तो देखिए कोची बंदरगाह जो है केरल मालाबार तट के सहारे एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जाता है, जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कलकत्ता, कोची, मुंबई या विशाखापत्तनम? कहाँ है सबसे बड़ा पोत प्रांगण? कोची। तो देखिए पोत प्रांगण वह स्थान है जहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। इस दृष्टि से कोची शिपयार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने में से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से उड़ीसा तट के पास किया गया। पारादीप बंदरगाह से मुख्यतः जापान लौह अयस्क का निर्यात करता है। पारादीप है कहाँ पर? उड़ीसा में है, ये तो करेक्ट है। क्या दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है? देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है, पढ़ लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं, इनमें से बताइए। देखिए चेन्नई तो एक कृत्रिम बंदरगाह है, पता होगा आपको। तूतीकोरिन तमिलनाडु का, ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह ही है। कोची एक कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम एक कृत्रिम बंदरगाह, कोची एक प्राकृतिक बंदरगाह। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब इसी तरह का प्रश्न मैंने थंबनेल पर आपसे पूछा था, एक एन्नौर दिया है वहाँ पर ऑप्शन में, तो एन्नौर भी एक कृत्रिम बंदरगाह ही है। तो प्राकृतिक है इसमें कोची और हैं विशाखापत्तनम। तो वहाँ ऑप्शन में सही क्या होगा? उत्तर जो है उधर जो थंबनेल पर पूछा है उसका कोची सही हो जाएगा। तो यहाँ प्राकृतिक पूछे हैं तो 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए विशाखापत्तनम एवं कोची बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन तमिलनाडु ये दोनों तमिलनाडु के कृत्रिम बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? कहाँ पर मिलते हैं 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट? बालेश्वर, मुर्मगांव, कोवलम या फिर कन्याकुमारी में? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट इनमें से कहाँ पर मिलते हैं? देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कहाँ मिलते हैं? ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ 3 समुद्र तट, यहाँ 3 समुद्र जो हैं हिंद महासागर का, बंगाल की खाड़ी का और अरब सागर मिलते हैं। ये है ना नीचे वाला पार्ट अपना, ये श्रीलंका है। तो यहाँ देखिए इधर तो अरेबियन सी है और ये इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे अपार फैला है हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार, कितनी बार? 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ आगे चलकर वापस मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? वो क्या है उसका नाम? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा या गोदावरी? श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। क्या है इसका नाम? कावेरी नदी। देखिए कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई तथा लगभग 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में विस्तृत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों या किन शासित प्रदेशों से होकर कावेरी बहती है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती? देखिए नर्मदा एस्चुरी बनाती है, तापी एस्चुरी बनाती है,
मांडवी भी एस्चुरी बनाती है लेकिन महानदी एस्चुरी नहीं बनाती। इसी तरह का प्रश्न एक थंबनेल में पूछा है, वहाँ पर बैतरणी डेल्टा बनाती है, बैतरणी डेल्टा बनाती है। और बाकी जो 3 ऑप्शन थे, नर्मदा था, तापी था, मांडवी था, वो तीनों एस्चुरी बनाती हैं। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैतरणी, क्योंकि वो डेल्टा बनाती है। ब्राह्मणी बैतरणी का डेल्टा पता है आपको क्या है? भितरकणी का, मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर, पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। देखिए, महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के निकट से निकलती है और 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास, पारादीप क्या है? उड़ीसा का बंदरगाह है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष सभी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरय अपवाह तंत्र, खंडित अपवाह तंत्र, वृक्षनुमा या फिर जालीदार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। तो दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। अपवाह तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, जितनी भी नदियाँ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इनकी ट्रिब्यूटरी और प्रायद्वीपीय भारत की जो भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं, नर्मदा, तापी और महानदी, ये सब इनका पता होना चाहिए आपको, कौन कहाँ से निकलती है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सब। नंबर 14 पर आ जाइए। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है तेल नदी? घाघरा, गंडक, बागमती? देखिए, गंडक की तो है नहीं ये तेल नदी, ना घाघरे की है, ना ही ये बागमती की है। किसकी है फिर? ये महानदी की है। तो तेल नदी जो है वो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसंदो, इव और मांड आदि हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है और दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है? मान लीजिए ये है, तो उत्तर की ओर इधर जा रही है, एक अरब सागर की तरफ प्रवाहित हो रही है। अरब सागर तो पश्चिम की तरफ है ना, इधर तो है नहीं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है, यानी किस में मिलती होगी? पहली कौन सी नदी महत्वपूर्ण माने फिर? ब्रह्मपुत्र। चलिए इसको गंगा मान लेते हैं। तो ये सोन होनी चाहिए और ये होनी चाहिए नर्मदा, क्योंकि और इसका स्थान क्या हो जाना चाहिए इनमें से? इसका स्थान हो जाना चाहिए अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार के पटना से पहले ही गंगा नदी में मिल जाती है। बात करें नर्मदा की, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए वो अरब सागर में गिर जाती है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।